डियर स्टूडेंट, आज हम CSIR नेट लाइफ साइंस को की एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसके जो क्वेश्चन काइनेटिक्स हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर अगर JRF क्वालिफाई करना है तो उसमें कितने क्वेश्चंस जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं, नेट के लिए कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो ये सारा जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर का स्टैटिक्स मैंने स्टडी किया है एज वेल। मेरा खुद का एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को लेके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस एग्ज़ाम्स को जैसे मैंने खुद भी जो है 5 टाइम्स जो है ऑल इंडिया रैंक 50 एंड 100 रैंक्स के साथ क्वालिफाई किया है। तो मैं वो सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस कराऊँगा जो इस एग्ज़ाम को लेके हमारे मन में डर पैदा करती हैं कि कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें, किस तरह की स्ट्रेटजी आपके साथ हो। तो इस एग्ज़ाम्स की पहले एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस कैटेगरी को अगर देखा जाए तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। मोस्टली ये सारी चीज़ें आपको वेल नोन हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस 20 क्वेश्चंस में से आपको जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं उनकी संख्या है यहाँ पे 15, और यहाँ पे ईच क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है तो, और अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आपका 0.5 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट होगा। पार्ट ए में जिस तरीके के क्वेश्चंस मेनली पूछे जा रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कम होता है। यहाँ जैसे आप लाइफ साइंस से अगर अपीयर हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ लाइफ साइंस से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर न्यूज़पेपर फ्रेंडली हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस से यहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा सिंपल एक रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। एक सिंपल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरह के बैंक PO या इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ तो फिर भी काफ़ी थोड़ा सा डीप रीजनिंग आती है, यहाँ उतना नहीं है, बहुत सिंपल टाइप की एक रीजनिंग और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो यूजुअली क्या है, हमें सेक्शंस को लेके थोड़ा सा फियर्ड रहते हैं, हमें लगता है कि हमें रीजनिंग नहीं आती, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं आता। ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और आप जो है अगर फ्रिक्वेंटली पेपर्स पढ़ते रहिए तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर से ही आपको मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पे जिस तरीके की रीजनिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स कंसल्ट कर सकते हैं। मोर और लेस उस टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आते हैं, राइट। इसमें जो पार्ट बी है, देखिए पार्ट ए में हमें कोई भी जो है क्वेश्चंस या बहुत कम क्वेश्चन जो है हमें अपने सब्जेक्ट से मिलेंगे। पार्ट बी जो है इसमें हमें सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो हमारे सब्जेक्ट से होता है, जो हमें सिलेबस डिफ़ाइन किया हुआ है CSIR की तरफ से, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 50 है, जिसमें से आउट ऑफ 50 हमको जो है 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और इन 35 क्वेश्चंस में भी सेम पैटर्न है मार्किंग का। ईच अगर क्वेश्चंस का आंसर सही है तो आपको उससे 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव के लिए 0.5। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने 12th की ड्यूरेशन में मेडिकल का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। तो यहाँ पे एक पैटर्न मैंने फील किया है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो CSIR नेट दे रहा है और वो पहले मेडिकल का स्टूडेंट रहा है तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन प्लस में रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ एनालिटिकल क्वेश्चंस पार्ट बी में नहीं पूछे जाते, सारे सब्जेक्ट से ही होते हैं। और अगर आपने मेडिकल की प्रिपरेशंस नहीं की है तो भी यहाँ ऐसा कुछ घबराने का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल फॉर्म में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस से ही होंगे, राइट। यहाँ पे जो पार्ट बी है, जो बच्चे जो है थोड़ा सा मेडिकल टच को लेके रहे हैं उनके लिए यहाँ थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है वहाँ से और उनको पार्ट ए में भी थोड़ा सा हेल्प रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको केमिस्ट्री, बहुत सारा जो है आपको कभी कुछ क्वेश्चंस जो है आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा। तो वो इस तरह का बैकग्राउंड जो है आपको पार्ट ए में भी हेल्प कर देता है। पार्ट सी जो है
इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ दी 75 क्वेश्चंस आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, और ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स, एंड फॉर ईच नेगेटिव क्वेश्चन यू विल मतलब यहाँ पे नेगेटिव के लिए -1 है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कम मोर और लेस मोस्टली जो है वो एनालिटिकल नेचर के होते हैं, और यहाँ पे एक रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पार्ट सी के लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है। रिसर्च ओरिएंटेड से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिजाइन होंगे उनमें कंटेंट जो है वो आपको मेमोराइज नहीं करना, सारा कुछ कंटेंट वहाँ पे दिया हुआ होगा। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट आपको उस क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, और बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। और यहाँ पे ये फिगर ज़रूर आपको छोटा सा दिख रहा है कि 75 में से सिर्फ आपको 25 करना है, लेकिन यकीन मानिए पेपर का मैक्सिमम पार्ट यही हिस्सा लेता है, राइट। और यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चंस करने हैं क्या है। तो ये एक ओवरऑल स्टैटिक्स था, और इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो फियर्ड रहता है, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, वो पार्ट ए को लेके ज़्यादा परेशान रहता है। पार्ट बी और पार्ट सी फिर भी सब्जेक्ट से टच में रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो इसलिए वो सोचता है कि यहाँ तो काफ़ी क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है ये 5 टाइम जब क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम मुझे भी रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड इतना कुछ नहीं आता था। हाँ, पेपर्स में पढ़ता रहता था, तो उससे थोड़ा सा जनरल जो साइंस है वो थोड़ा सा अपडेट रखिए। और यहाँ पे आगे मैं कितने क्वेश्चंस के सेक्शन में करता था वो आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम आगे थोड़ा सा ये देखें कि भाई इसका कट ऑफ कितना जाता है, किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के लिए उसकी कट ऑफ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो यूजुअली कट ऑफ को जो है बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, और मैं मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की सक्सेस में कट ऑफ को एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपको एक स्ट्रेटजी डिसाइड होती है कि आपको इतना स्कोर लाने के लिए किस किस सेक्शंस को कितना यूज करना है, एंड दैट इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे मैं अगर लाइफ साइंस को देखूँ तो यहाँ सारे सब्जेक्ट्स का जो है, जब भी CSIR का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद CSIR हर कैटेगरी के एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ जारी करता है। तो यहाँ पे लाइफ साइंस में जैसे अगर हम दिसंबर 2019 एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 52.5% जो है वो लास्ट कट ऑफ रही है JRF के लिए, और अगर यही कट ऑफ हम नेट के लिए देखें तो ये 47.25 रही। जैसे टोटल इसका जो नेट का पेपर है वो 200 नंबर का है, 200 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स अगर आप 108 मतलब 108 मार्क्स लेके आ रहे हो, या 106-7 से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा मार्क्स अगर है 108 के आसपास, तो आपको JRF मिल जाएगी। और अगर आपके मार्क्स जो है 94-95 के अप्रॉक्सीमेट हैं तो आपको वो नेट का कट ऑफ यहाँ पे लास्ट रहा है। तो अब देखिए ये जो कट ऑफ है, बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं वो कंपैरेटिवली जो है अनरिजर्व के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, तो हम बेसिकली अनरिजर्व के हिसाब से ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे हमने देखा कि अगर JRF के लिए आपको 52.5 कट ऑफ रहा है और नेट के लिए 47.25 कट ऑफ रहा है, इसको हम मार्क्स में जब कैलकुलेट करके देखा तो हमने पाया कि JRF का लास्ट जो है वो 107 से 108 के अप्रॉक्सीमेट रहा है। अब ये देखते हैं कि पर्टिकुलर JRF और नेट के लिए आपको कितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करते हैं ये बेस्ड ऑन कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली बेस्ड ऑन कट ऑफ किया जाता है, और ये अगर कट ऑफ इंक्रीज होती है तो इनका संख्या वेरी हो सकता है, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा एक चीज़ और मैं यह क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये संख्या हम मेंशन कर रहे हैं ये मिनिमम अटैम्प्ट करेक्ट क्वेश्चंस है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस नहीं है, टोटल क्वेश्चंस जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो उनकी संख्या इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके नेगेटिव भी होंगे, इसीलिए ये वो नंबर्स हैं जो आपके करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखता हूँ कि मेरा टारगेट JRF है, तो JRF के अकॉर्डिंग अगर मैं पार्ट ए में 7 to 9 क्वेश्चंस अगर मैं सही कर देता हूँ, 15 to 20 क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे पार्ट बी में करेक्ट कर लेता हूँ,
और 17 टू 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। जैसे यहाँ पे जो 7 टू 9 क्वेश्चन हैं वो जो हैं आउट ऑफ 20 हैं। 15 टू 20 जो क्वेश्चन हैं ये आउट ऑफ 50 हैं, और ये जो 17 टू 19 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन की संख्या है ये आउट ऑफ 75 है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। मुझे अभी भी याद है कि जब 2011-12 में जब मैंने इस एग्ज़ाम्स को ऑल इंडिया टॉप 50 रैंक के साथ जो है क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पार्ट ए में मैंने अप्रॉक्सीमेट इतने ही क्वेश्चंस किए थे। पार्ट बी में मेरे क्वेश्चंस की संख्या जो है वो टोटल अटैम्प्ट क्वेश्चंस मैंने 25 ही किए थे, जिसमें से मेरे 21 अप्रॉक्सीमेटली सही थे, और यहाँ पे मेरे 19 या 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट थे, राइट। तो इतना क्वेश्चंस करने के बाद मेरा जो टोटल स्कोर परसेंटेज में मेरा आया था वो 53% था, 52 पॉइंट समथिंग था, और 52 पॉइंट समथिंग उस पर मुझे ऑल इंडिया टॉप 50 में रैंक में मुझे पोजीशंस मिली थी। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा उसमें डरने की नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस की संख्या मैंने आपके साथ डिस्कस की है ये मिनिमम नंबर्स हैं। आप मैक्सिमम इससे ज़्यादा जितना भी ले जाओगे, जो भी आपको मैक्सिमम डिसाइड हुआ है वो आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक मिनिमम वो नंबर है जितना अगर आप कर लेते हो तो आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर मैं नीट को देखूं तो नीट के लिए आपको 5 to 7 पार्ट ए में करना है, 13 to 15 अगर आप पार्ट बी में कर लेते हो, और 15 to 16 तक क्वेश्चंस अगर आप पार्ट सी में कर लेते हो करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस, तो आपके नेट क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है कि मैं पार्ट बी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लूँ सही, पार्ट ए जो है मैं टच ही ना करूँ क्योंकि मुझे रीजनिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि आपको ईच सेक्शंस में क्वालिफाई होना है। यहाँ पे पार्ट ए अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ए कम्प्लीटली जो है मिस कर दिए और पार्ट बी में आपने क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए तो भी जो है आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आपको पार्ट ए में कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने ही होंगे, और आउट ऑफ 20 मुझे लगता है 5 क्वेश्चंस जो है बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आउट ऑफ 50 13 to 15 क्वेश्चंस बहुत बड़ा मैटर नहीं है अगर आप 3 to 4 मंथ सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करते हो। और 15 to 16 क्वेश्चन जो ये कम्प्लीटली एनालिटिकल होते हैं। अब क्वेश्चंस आता है कि इन क्वेश्चंस को चाहे वो जीआरएफ कैटेगरी में है अटैम्प्ट करना है, चाहे वो नेट के लिए हमें अटैम्प्ट करना है, किस यूनिट को कितना वेटेज दिया जाए। तो उसके लिए मैं अपने दूसरे वीडियो में स्ट्रेटजी और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की, ये जो है टोटल कितने जीआरएफ कैटेगरी में, टोटल कितने नेट कैटेगरी में चीज़ें क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए जाएं, ये सारा जो है मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अपने जीआरएफ एग्ज़ाम्स की काइनेटिक्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा और आपकी सक्सेस को आपके नज़दीक लेके आएगा। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको खुद पे भी बिलीव करना होगा, क्योंकि कई बच्चे जो हैं भरोसा ही नहीं कर पाते, उनको लगता है ये एग्ज़ाम्स हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये जो है थोड़ा टफ है, हमारा बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं है। ऐसी किसी भी सोच से आपको खुद को दूर रखना है और बस उसकी जो स्टैटिक्स है, जो काइनेटिक्स है, उसको स्टडी करना है। और ये एक स्ट्रैटेजिकल गेम है। क्वालिफाई करना किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को एक स्ट्रैटेजिकल गेम की तरह होता है। वहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ उसकी काइनेटिक्स को स्टडी कीजिए और CSIR, GRF, आइदर नेट, जो भी आपका टारगेट है, ईजिली आप उसको अचीव कर सकते हैं।